नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे और आज इस कक्षा में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं शेर शाह सूरी के बारे में, या कह लीजिए सूर्यवंश के बारे में। आपके मन में एक सवाल तो अवश्य ही उठता होगा कि जब हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तब हम ये सूर्यवंश बीच में कैसे घुस गया? भाई पढ़ तो मुगल वंश के बारे में है ना, बीच में सूर्यवंश कहां से आ गया? तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने हुमायूं पे बनाया था वो वाला अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उससे आपका सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हुमायूं का जो शासन काल था वो 2 चरणों में चला था। उसने स्टार्टिंग के 10 साल तो अच्छे से शासन किया, लेकिन फिर जो है शेर खान ने उस पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं को भागना पड़ा और भाग के सिंध चला गया। हुमायूं ने अपनी सेना वापस से बनाई। जब शेर खान का निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो हुमायूं ने एक अच्छा मौका देख के वापस से दिल्ली पर आक्रमण किया और उस दिल्ली का आक्रमण पर करके जो सत्ता थी वापस से ले ली। इस प्रकार हुमायूं जो है वापस से वहां का शासक बन गया। किंतु हुमायूं गया और वापस से आया, इसके बीच का जो 15 साल का शासनकाल था, इसी 15 साल के शासनकाल के बीच में सूर्यवंश की स्थापना हुई और यही हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए, सूर्यवंश का जो संस्थापक था वो था शेर शाह सूरी। यही हम पढ़ने वाले सूर्यवंश के बारे में, लेकिन मुख्यतः शेर शाह सूरी के बारे में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वंश आगे बढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेकिन फिर खत्म ही हो गया बाद में। ठीक है ना? तो शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। कब की? 1540 में। और कब तक चला? 55 तक, 1555 तक चला, मतलब 15 साल तक। ठीक है, अभी हम शेर शाह सूरी पे आते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1472 में हुआ। भाई कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1486 में हुआ, तो बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इसका जन्म 1472 में हुआ, बहुत से कहते हैं कि नहीं 1486 में हुआ। कब हुआ भाई हमें तो बुक में नहीं, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो याद रखिए कि 2 बातों पे जो है अलग अलग सबके विचार होते हैं। ठीक है ना? शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था, जो वास्तविक नाम था, वो था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां नाम था शेर शाह सूरी का बचपन का नाम। एकदम से शेर शाह सूरी नहीं बना, कैसे बना हम देखेंगे आगे। उसके पिता का नाम था हसन खां, और जो हसन खां थे वो बिहार का एक छोटा सा प्रदेश है सासाराम, उस सासाराम क्या थे? जमींदार थे। कौन? हसन खां, जो कि शेर शाह सूरी के क्या थे? पिता थे। तो क्या थे? सासाराम के एक जमींदार थे। इसीलिए भाई सासाराम बिहार में आया ना, इसी के चलते शेर शाह सूरी या फरीद खां की जो शिक्षा है वो कहां पे हुई? जौनपुर में इसकी शिक्षा भी हुई थी। अभी क्या हुआ कि भाई जब ये शेर शाह सूरी या जो फरीद खां ये जब छोटा था तो बिना हथियार के वो शेर से जा भिड़ा, शेर टाइगर, उससे लड़ने के लिए चला गया और बिना हथियार के गया, और लड़ते समय उस शेर से वो जीत भी गया। मतलब उसने जो टाइगर को युद्ध में हरा दिया। टाइगर और यहाँ पे एक लड़का नौजवान युवा है, युद्ध कर रहे हैं, टाइगर हार गया, युवा जीत गया बिना हथियार के। तो ये सब देख के जो दक्षिणी बिहार की जो तत्कालिक शासन हुए बहार खां ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दे दी कि भाई आज से तुम फरीद खां नहीं, आज से तुम शेर खां हो, तुमने शेर को हरा दिया इसलिए तुम शेर खां। इसने ये उपाधि दी शेर खां की बहार खां ने, जो कि दक्षिण बिहार के क्या थे? तत्कालिक शासक, मतलब नए नए शासक बने हुए थे। ठीक है ना? और मतलब उसी जब भगवान थे उसी काल में शासन कर रहे थे। कौन? बहार खां। तो देख के क्या दी? शेर खां की उपाधि दे दी। तो पहला तो समझ में आ गया कि फरीद खां शेर खां कैसे हुआ। पहले जो फरीद खां था वो क्या हो गया? शेर खां। ठीक है ना? आगे चलते हैं। शेर खां, भाई जो व्यक्ति शेर को हरा सकता है उसके अंदर शक्ति कितनी होगी, लड़ने की कला कैसी होगी? तो वो भी धीरे धीरे शासक के रूप में उभरने लगा। तो उसने क्या किया? हुमायूं से सौसा के क्षेत्र में, मैंने हुमायूं वाला जब पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि युद्ध कैसे हुआ। यहाँ पे जो है सौसा का, यहाँ पे जो है एक
सौचा का क्षेत्र है, यहाँ पे जो है गंगा नदी है, यहाँ पे जो है कर्मनाशा नदी है, यहाँ पे जो है सौचा का क्षेत्र है, यहाँ पे हुमायूं और शेरशाह मतलब शेरखां का युद्ध हुआ और उसमें शेरखां जो है जीत गया। हुमायूं कैसे भी करके अपनी जान बचा के भाग गया। हुमायूं से युद्ध में जब जीता कौन, शेरखां, तो उसने अपने आप को शेरशाह की क्या दे दी, उपाधि दे दी। क्या दे दी, शेरशाह की अपने आप को क्या दे दी, उपाधि दे दी। भाई पहले तो उसने शेरखां की उपाधि दी, इसने दी थी बहादुर खान ने दी थी। जब सौचा से युद्ध में हुमायूं से जीता तो उसने अपने आप को क्या दे दी थी, शेरशाह की उपाधि दे दी। सौसा के युद्ध में उसने अभी तक सिर्फ हुमायूं पर विजय प्राप्त की थी, अभी तक दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं की। तो दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए शेरखां ने, या अभी तो शेरशाह भी कह सकता हूं, तो शेरशाह ने कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध लड़ा। कन्नौज जो है वहां पर उसने बिलग्राम का युद्ध लड़ा। बिलग्राम का युद्ध मतलब उस युद्ध का नाम है बिलग्राम, ठीक है ना। तो कन्नौज में उसने युद्ध लड़ा हुमायूं से, और इस युद्ध में जो है शुरशाह जो है जीत गया 1540 में। 1540 में शुरशाह जीत गया, हुमायूं जो है वो अपनी जान बचा के सिंध भाग गया, और उसके बाद दिल्ली में हो गया शुरशाह का शासन, सत्ता आ गई शुरशाह के हाथ में, और उसने सूर्यवंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये सामान्य से परिचय सूर्यशाह के बारे में और सूर्यवंश की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में। अब देखते हैं कि जो सूर्यवंश था उसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर के, पश्चिम का कन्नौज और पूर्व में असम की पहाड़ियां, मतलब पश्चिम में कन्नौज का इलाका, पूर्व में असम की पहाड़ियां, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मतलब चारों तरफ से, भाई दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक, और पूर्व में जो है असम की पहाड़ियां तक, पश्चिम में कन्नौज तक, और उत्तर में हिमालय तक उसका जो है क्षेत्र फैला हुआ था। तो काफी विस्तारित क्षेत्र था उसका। भाई कोई भी शासक, कोई भी राजा बनने के, शासक बनने के बाद क्या करता है, सबसे पहले अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है कि वो अधिक से अधिक साम्राज्य पे अपनी सत्ता चलाए। शेरशाह ने भी यही किया, साम्राज्य विस्तार के लिए निकल पड़ा, और इसी निकलने के चक्कर में उसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े। उसने 1544 में जो मारवाड़ के राजा थे, राजा मालदेव, जो मारवाड़ के राजा हुए राजा मालदेव, मारवाड़ मतलब अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ के जो क्षेत्र है वो मारवाड़ उसको कह सकते हैं, आज भी मारवाड़ी कहते हैं हम तो, ठीक है ना। तो 1544 में शेरशाह राजा मालदेव से, जो कि मारवाड़ के राजा थे, उनसे युद्ध करने के लिए निकल गया। यहां पर भाई जो राजा मालदेव थे उनके खिलाफ युद्ध लड़ना आसान नहीं। तो भाई शुरशाह जो था वो पहले से प्लानिंग बना के गया, उसने पहले से एक षड्यंत्र बना दी, षड्यंत्र बचा, और ऐसा षड्यंत्र बचा जैसे आजकल आप सास बहू की सीरियल देखते हो, तो उसमें सास बहू जो षड्यंत्र बचती है ना अपनी सास को फंसाने के लिए, अपनी बहू को फंसाने के लिए, इस प्रकार का एक षड्यंत्र जो है इसने शुरशाह ने मालदेव के लिए रचा। शुरशाह ने अपने खुद से ही एक पत्र लिखवाया। क्या पत्र लिखवाया कि हम राजा मालदेव को पकड़ करके शुरशाह के हवाले कर देंगे और हम शुरशाह से हाथ मिला लेंगे। मतलब शुरशाह जो था ये मालदेव और मालदेव के जो भी जितने भी विश्वसनीय लोग थे, जितने भी उसके सरदार थे, उन सरदारों के बीच में फूट डालना चाहता था। भाई एक राजा की ताकत क्या होती है, उसके जो विश्वसनीय साथी होते हैं वही तो एक ताकत होती है राजा की। अगर उनके बीच में फूट डाल दी गई, उनके सरदारों और राजा के बीच में फूट डाल दी गई तो राजा तो अकेला पड़ जाएगा। तो यहां पर शुरशाह ने पत्र लिखा, उसने सरदार वगन के पत्र लिखा कि लिखा शुरशाह नहीं, लेकिन क्या लिखा कि जैसे मैं सरदार हूं, ठीक है ना। तो उसने खुद से पत्र लिखा कि हम सभी सरदार मिलकर
राजा मालदेव को सुरसा के हवाले कर देंगे और इनसे हाथ मिला लेंगे और सुरसा से सरदार जो है हाथ मिला लेंगे। इस प्रकार का एक पत्र लिखा और ये पत्र कैसे भी करके उसने मालदेव तक पहुंचा दिया। कैसे भी करके मालदेव तक वो पत्र जो है पहुंच गया। राजा मालदेव जब वो पत्र देखा तो उनको बहुत धक्का लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके ही लोग, उनके जो विश्वसनीय साथी है, तो उनके सरदार जो है वो सरदार ऐसा षड्यंत्र बना रहे कि राजा को देके उसके साथी भाई हाथ मिला लो। और राजा मालदेव ने तत्काल ही सुरशाह से संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली कि भाई उसको तो ऐसा शक हो गया ना, भाई मालदेव को तो ऐसा शक हो गया कि उसके सरदार जो है उसके साथ है ही नहीं, लेकिन उसको ये थोड़ी पता था कि भाई सुरशाह ने ही एक षड्यंत्र बचा था। ठीक है ना। तो राजा मालदेव ने सुरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। आपकी बुक में होगा कि युद्ध हुआ, हार गया, तो युद्ध हुआ ही नहीं भाई, जब युद्ध की बात ही नहीं है तो कैसे होगा। तो अधीनता स्वीकार कर ली, संधि कर ली इससे सुरशाह से। लेकिन ये बात सरदारों को पता चली, भाई जो राजा के जो विश्वसनीय सरदार थे, राजा मालदेव के जो विश्वसनीय सरदार थे, ये बात उनको पता चली। उनको भी पता नहीं थी ना, ये सब षड्यंत्र था, ये तो सुरशाह ने बचा था। तो जब सरदारों को पता चली तो सरदार लोग बड़ा घबरा गए कि कैसे हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं फिर भी ऐसा कैसे हो गया। तो अपनी देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए देखिए राजा हम देशभक्त कितने, हम अपने राज्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं, हम अपने शासक के प्रति कितने विश्वसनीय हैं। मतलब इस प्रकार का एक देने के लिए, अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए दो सरदार जैता और कुंपा युद्ध में कूद पड़े। और युद्ध में दोनों सरदार जाके किससे युद्ध लड़ने लगे? सीधा जाके सुरशाह से युद्ध करने लगे। राजा सरदार जैता और सरदार कुंपा जाके सुरशाह से युद्ध करने लगे। क्यों? अपनी जो है देशभक्ति साबित करने के लिए, अपनी राजभक्ति साबित करने के लिए। वहां पर सुरशाह पूरा हिल गया, मतलब कि हक्का बक्का हो गया, ये कैसे हो गया, सिर्फ दो व्यक्ति आके युद्ध करे बिना सेना के, मतलब हक्का बक्का हो गया एकदम। और उसने शक्ति देखी राजपूतों की, क्या शक्ति है इनमें, है कि नहीं। और उस शक्ति को देख के सुरशाह ने कहा, एक कथन कहा जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है। क्या कहा? कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये किसने कहा? सुरशाह ने कहा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सुरशाह जो था वो तो भाई मारवाड़ को जीतने चला था, अजमेर जोधपुर मेवाड़ के क्षेत्रों को जीतने चला था, जो कि भाई हिंदुस्तान से तो बहुत ही छोटे थे ना भाई। ये तो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, जो ये आज का अगर हम हिंदुस्तान देखें तो उसके अंदर के क्षेत्र है, उसके अंदर के जिले है, जोधपुर है, अजमेर है, मेवाड़, उसके अंदर के जिले है। ठीक है ना। तो भाई उस समय तो पूरे हिंदुस्तान में इसको शासन करना था। तो इसने क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब कि इतने से इन 3 राज्यों के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान को खो देता, पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। अगर यहाँ पे युद्ध में हार जाता तो फिर क्या होता? वो तो कहीं का नहीं रहा, वो तो दिल्ली की सल्तनत भी खो देता। ठीक है ना। तो इसने ये कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब मैं इन 3 छोटे छोटे राज्यों के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता। मुट्ठी भर बाजरे से मतलब क्या है? इस राज्यों का मतलब है। ठीक है ना। यहाँ पे इतना भयभीत हो गया शेरशाह की, भाई शक्ति देखी राजपूतों की, क्या शक्ति होती है उनमें। सिर्फ इतने से राजपूत मिलके पूरा हिला दिया। मतलब शेरशाह जो था हारते बचा, पता नहीं कैसे अंत में उसकी विजय हो गई। ठीक है ना। तो ये हो गया उसका 1544 का मालदेव का युद्ध। फिर उसने 1545 में, शेरशाह ने 1545 में कलिंजर का युद्ध लड़ा। और यहाँ पे ही उसका भाई किस्मत खराब की। कलिंजर के युद्ध में ही क्या हुआ देखिए आगे। कलिंजर के युद्ध में जो था वो बुंदेलखंड के राजा के खिलाफ जो है उसने कलिंजर का युद्ध लड़ा था। बुंदेलखंड के राजा कौन थे? कीवत सिंह के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा था शेरशाह ने। यहाँ पे एक कहानी सुनिए। जो कीवत सिंह थे भाई, एक जब भी पहले युद्ध होता था तो पहले जाके क्या करते थे, उस राज्य का जो किला होता था उस किले को कब्जे में लेते थे। कोई भी शासक जब भी युद्ध जीतना होता था तो पहले किले को कब्जे में लेते थे। किला कब्जे में आ गया मतलब पूरा राज्य ही कब्जे में आ गया। ठीक है। जो कीवत सिंह जी थे वो अपने किले में बैठे हुए थे। सुरशाह के सैनिकों ने चारों ओर से उस किले को घेर लिया। अभी भाई किले को के अंदर जाना
बड़ा मुश्किल काम था। तो भाई किले की जो बड़ी बड़ी दीवारें थी उनको तोड़ने के लिए, किले की दीवार मतलब पत्थरों की दीवारें, उनको तोड़ना इतना आसान होता है क्या? नहीं होता इतना आसान। तो किले की दीवारों को तोड़ने के लिए उसने क्या किया, बम जो होते हैं बारूद, बारूद के जो गोले होते हैं, उन बारूद के गोले को दीवार तोड़ने के लिए उसने चलाया कि भाई बारूद के गोलों से दीवार तोड़ दो। तो क्या हुआ कि एक बारूद का गोला, मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ पर मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है ना, और यहां से जो है बारूद का गोला चल रहा है, ये गोला दीवार पे गया और दीवार से टकरा कर यहां पे वापस आ गया, क्रॉस में आ गया वापस से, यहाँ पे दीवार, ये बारूद का गोला यहाँ पे गया, टकरा के यहाँ पे वापस से आ गया, टकराया वापस से उल्टा आ गया, और साइड में ही राजा खड़ा था, सुरशाह जो था खड़ा था, और सुरशाह के बगल में ही बारूदों का ढेर पड़ा था, तो बारूद के गोले रखे हुए थे, वो गोला आया और सीधा बारूद के गोलों के बीच में जाकर फट गया, और वहीं पे सुरशाह जो है बुरी तरह घायल हो गया, वहीं पे पड़ा रहा सुरशाह। जब उसको पता चला कि जो कलिंजर के मतलब बुंदेलखंड के जो किला था, उस किले को क्या हो गया, जीत लिया गया, कलिंजर के किले को जीत लिया गया, तब उसे चैन की सांस लेते हुए वहीं पे अपने द्वार जो है त्याग दिए। तो यहाँ पे जो है सुरशाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब हुई? 1545 में। देखिए सुरशाह के बाद इतने कोई शासक आगे, इतने कुछ खास शासक हुए नहीं जो आगे सूर्यवंश को कायम रख सकते थे, लेकिन शेरशाह मतलब यही सुरशाह के लिए, शेरशाह के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था आदिल खां और छोटे पुत्र का नाम था जलाल खां, जिसको इस्लाम शाह की उपाधि मिली हुई थी। शेरशाह के दो पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम था आदिल खां, छोटे पुत्र का नाम था जलाल खां, जिसको इस्लाम शाह की क्या मिली हुई थी, उपाधि मिली हुई थी। भाई राजा को उत्तराधिकारी कौन होता है? एक बड़ा पुत्र होता है, तो इसका मतलब आदिल खां जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। शेरशाह के जितने भी जो लोग थे शेरशाह की मृत्यु के बाद, उन्होंने सब आपस में मिलके जो है राजा किसको बनाया, जलाल खां को क्या कर दिया, राजा बना दिया। किंतु 1553 में किसी बीमारी के चलते जलाल खां की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जलाल खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह, जो कि मात्र सिर्फ 12 साल का था, फिरोज शाह जो था उसका पुत्र जलाल खां का मात्र 12 साल का था, उस 12 साल के पुत्र को दिल्ली का राजा बना दिया। 12 साल का पुत्र क्या लड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो आदिल खान ने उस 12 साल के लड़के की क्या कर दी, हत्या कर दी, और वो बैठ गया दिल्ली पर। और यही से जो है मतलब एक तरह से कह सकते हो कि शेरशाह की मृत्यु के बाद जो सूर्यवंश है वो लगभग खत्म होने ही लग गया था। कोई ऐसा कोई खास शासक बचा नहीं कि जो सूर्यवंश को कायम रख सके। तो इसी का मौका देख के हुमायूं ने पुनः आक्रमण किया दिल्ली पे, और दिल्ली का वापस से क्या बन गया, राजा बन गया, ठीक है ना। देखिए शेरशाह का जो कार्यकाल था मात्र 15 साल तक ही चला, 15 वर्ष तक उसका कार्यकाल चला, लेकिन उस 15 वर्ष में कुछ ऐसे उसने काम किए जो काम हमको आज भी इस वर्तमान समय में भी दिखते हैं। लेकिन कौन कौन से काम थे देख लेते हैं। पहले तो शेरशाह जो था वो सुधार और निर्माण कार्य के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। कोई पुरानी खंडहर, कोई चीज पुराना कोई है तो उसको वापस से पुनर्निर्माण कर, सुधार दो उसको, मतलब कोई पुरानी तालाब है, कोई पुराना किला, उसको सुधार दो वापस से, अच्छा ये चीज को नहीं बनवा दो, ऐसा कुछ नया बनवा दो, मतलब पुरानी चीज को सुधारना और नया बनाने के काम के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। इसके बाद उसने भूमि को माप करके लगान पे व्यवस्थित किया, मतलब भूमि को माप करके लगान लेना, लगान कितना लेना उसका भी उसने आंकड़ा बताया, एक तरह से व्यवस्थित किया कि इतनी भूमि पे इतना लगान लेना। और बंटाई, नष्ट, मुक्ताई, नकली प्रणाली को भी उसने क्या किया, प्रचलित किया। बंटाई, नष्ट, मुक्ताई, नकली प्रणाली को भी उसने क्या किया, प्रचलित किया। कि उस समय जो थी तो बंटाई, नष्ट, मुक्ताई, नकली प्रणाली चल रही थी भूमि को मापने की, ठीक है ना। उसने अपने शासनकाल में 4 बड़ी सड़कें बनाई। कितनी बड़ी सड़कें? 4 बड़ी सड़कें बनवाई, और बहुत सारे चौराहों का निर्माण भी करवाया। चौराहे क्या होते हैं? 4 सड़कें जो देखिए, एक सड़क यहाँ पे आई, एक सड़क यहाँ से 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 आई, तो बीच का इलाका होता है उसको सभा कहते हैं, वो मतलब चौराहा। तो यहाँ पे उसने इसका भी निर्माण करवाया था। यहाँ पे कोई मूर्ति होती है या कुछ भी होता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे 4 रास्ते हैं,
ठीक है ना। तो उसने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, चवाहों का भी निर्माण करवाया था। उसने शेरशाह ने एक सबसे लंबी सड़क बनाई जो कि बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक फैली हुई थी। मतलब अभी भी वो सड़क है। आज शेरशाह ने बंगाल के सोनार गांव से, बंगाल मतलब कहां पाया, बंगाल जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश मतलब भारत में ही है बंगाल, बांग्लादेश उदाहरण दे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपने अगर भारत का मैप देखा होगा तो यहाँ पे आ जाता है आसाम, और यहाँ पे आ जाता है बंगाल आ जाता है। यहाँ पे आसाम आ गया, यहाँ पे बंगाल आ गया। तो इस बंगाल से लेकर के, और अगर आप इस प्रकार कुछ भारत का मैप है, यहाँ पे जो है पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के बंगाल की एक गांव सोनार से लेकर के उसने पाकिस्तान में पेशावर है वहां तक उसने एक लंबी सड़क बनाई, और वो सड़क आज भी है, और उस सड़क को ग्रांड ट्रंक के नाम से प्रसिद्ध है। वो सड़क जो है ग्रांड ट्रंक के नाम से वो सड़क प्रसिद्ध है। कब बनी सड़क, देखिए उस साल 1540 की सदी में बनी थी सड़क, आज तक है। और आजकल जो सड़कें बनती है 10-15 साल में निपट जाती है, ठीक है ना। उसने इसके अलावा मुद्रा ढलाई में भी सुधार किया, मतलब मुद्रा होती है, पैसे होते उसको बनाने में भी उसने कुछ सुधार किए। क्या सुधार किए उसने, तो तांबे थे, तांबे को उसने एक 380 ग्राम के सिक्के बनवाए। ग्राम क्या होता है, एक प्रणाली होती है मापने की। तो तांबे के 380 ग्राम के सिक्के बनवाए, चांदी के 178 ग्राम के सिक्के बनवाए, और दाम क्या रुपये में जारी किया। 80 ग्राम के दाम रुपया में जारी किया कि भाई इस सिक्के का इतना दाम इतना रुपया होगा, इस सिक्के का इतना दाम इतना रुपया होगा। इस प्रकार उसने दाम क्या किया, बता दिया, ठीक है ना। जो शेरशाह था उसने मरने से पहले ही डिसाइड कर लिया था, फैसला कर लिया था कि उसकी समाधि कहाँ बनेगी, मतलब उसका मकबरा जो है कहाँ बनेगा। तो सासाराम बिहार में एक झील के मध्य, झील है सासाराम में, बिहार में एक झील है सासाराम इलाके में, उस झील के बीचों बीच में उसने अपने मकबरे का क्या कराया, एक निर्माण कराया। और जो मकबरा है वो डमरू के आकार का है, मतलब डमरू के आकार का दिखाई देता है। महादेव जी का जो डमरू होता है बजाने वाला, हाँ डमरू, उस डमरू के आकार पर उसका मकबरा जो है दिखाई देता है। तो आज हमने पढ़ा सूर्यवंश के बारे में, शेरशाह के विषय में आज हमने जानकारी ली। इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछिए, बैठा हूं मैं आपको बताने के लिए। और इतनी मेहनत करके पढ़ाते हो तो भाई लाल बटन है सब्सक्राइब का, काला कर दीजिए। लाल बटन को काला करना है, पैसे से कुछ लगने तो है नहीं, है कि नहीं। और लाइक भी कर दीजिए, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता रहता है हमको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, इतना ही, धन्यवाद।